हाँ ठीक है, बताओ बेटा, हम लोग पढ़ेंगे CFT। आपको बताना है कि CFT का यूज़ क्या है। बताइए CFT थ्योरी आई क्यों, पहले ये बताओ। बताओ। क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, तो फिर उसे फुलफिल करने के लिए कुछ और बात हो सकती है जिससे और हम बढ़िया समझा लें इस बात को। ये बंद करना बेटा। आप सुनो, देखो आपको ये पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा टॉपिक है और आएगा भी जरूर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हों, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आना चाहिए और कलर भी निकल के आना चाहिए। बोलो हाँ है ना, पता है ना ये बात। और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अगर पेयरिंग हो जाए, पेयर्ड हो जाए, तो वो कलरलेस हो जाते हैं। ये बात बोली जाती है कि नहीं। तो आप ये बताएं कि अगर किसी में D6 आ रहा है, D6 का मतलब D के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, या D4 आ रहा है, ठीक है, D4 हो या D6 हो, तो बताइए उसे कलर्ड होना चाहिए या कलरलेस होना चाहिए? कलर्ड होना चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो वो चारों ही अनपेयर्ड रहे होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित रूप से अनपेयर्ड होगा ही होगा, हाँ है ना। लेकिन जब हमने वास्तव में इसको चेक किया तो हमें यह पता चला कि D4 होने के बाद भी वो कैसा है, कलरलेस है। ऐसी बातों को पुरानी थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है ना, समझ में आया ना, हाँ है ना। तो इनके लिए एक और चीज लाई गई, क्या, CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसका नाम है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसने क्या कहा समझो, हमें ये पता है कि D में कितने बॉक्स होते हैं, 5। इसका नाम होता है DXY, इसका DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। बोलो ये होता है या नहीं होता? होता है। शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही भरते चले जाते हैं, नॉर्मली ऐसे ही भरते हैं। CFT ने ये कहा कि ये 5 नहीं है, ये 3+2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस 3 को उन्होंने एक तरफ माना और इन दोनों को एक तरफ माना, ठीक है। ये 3 सेट एक साथ हो गए और ये वाला 2 का सेट एक साथ हो गया। इसका नाम रखा गया T2G। स्टार्टिंग में T2G बोलते थे, चेंज हो गया अब, और इसका नाम रखा गया EG। तो इन्होंने इसको 2 अलग अलग टर्म्स दे दिया। पहले हम 5 इकट्ठा मानते थे। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, वो दरवाजा बंद करना। तो पहले हम इनको एक साथ मानते थे, इन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग टर्म दे दी। क्या इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब बात आती है कि तो फिर जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग का नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है कोई, इलेक्ट्रॉन फिल होने वाले हैं, तो उस समय T2G पहले भरें या EG पहले भरें, कैसे फिल किया जाए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग CFT में पढ़ेंगे। अब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उसके हिसाब से कुछ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कुछ भर जाएंगे। तो ये सारी बातें ये बताएगी कि CFT कैसे इस कलर के कॉन्सेप्ट को, या कलर वाली प्रॉब्लम जो आ रही थी उसको सॉल्व कर देती है। क्या ये बात समझ में आया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले? क्लियर है ना? हाँ, ये समझ में आया कि CFT ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई कही थी, CFT का यूज किया गया था, हाँ है ना। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले जरा इसको समझें। इन्होंने जैसे मान लीजिए मैं लिखा K2 ZnCl का 4, ठीक है, ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर ये कितना है, ठीक है, तो ये है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा? 4 का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और यहां पर अगर 6 लिखा होता तो ऑक्टाहेड्रल हो जाता, ठीक है। तो अब यहां पर समझे बात को बेटा। मान लीजिए मैं टेट्राहेड्रल के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं टेट्राहेड्रल, ठीक है, और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो T2G सेट होता है, आजकल उसे कुछ बुकों में TG भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो T2G सेट है वो कहाँ रहता है? ऊपर की तरफ, मतलब 3 की पोजीशन ऊपर है और 2 की पोजीशन, EG की पोजीशन नीचे। ये बिल्कुल मैं वैसी एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ जिसमें आपको आपके क्वेश्चन निकलने लगे तुरंत, और ये बात समझ में आ जाए कि CFT का इस्तेमाल कैसे हो रहा था, ठीक है ना। EG नीचे है और T2G कैसा है? ऊपर है। बोलो क्लियर? आप बता दी मैंने, TG भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं।
अब ये क्या है, ये एक बीच में एक लाइन है जिसे हम डेल्टा नॉट बोलते हैं, और ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब आप इसका सिनेरियो समझें, बड़ा सरल सा। कोई भी इलेक्ट्रॉन भरने आ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास D4, अब यहां पर देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये जिंक का एटॉमिक नंबर निकाल के पूरा तरीका करके। ठीक है, अभी मैं पहले आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, फिर इसके ऊपर करके दिखाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास D कितने हैं, 4 है, D4 है, मतलब D में 4 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको अलग से D4 समझा रहा हूं, एग्जाम्पल है खाली है। ठीक है ना, कि D4 ले रहा हूं मैं। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो जैसे ये 4 है ना, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, ये तो आएंगे ही आएंगे सभी में। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर पेयरिंग कर सकता है, या फिर ऊपर भी खाली है तो वहां पे भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब है बेटा कि यहां पर दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, या तो डेल्टा नॉट, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है पेयरिंग के लिए, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इसकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी, डेल्टा नॉट की, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो या तो केस बनेगा कि ये आपके पास क्या है, ज्यादा है, किससे, P मतलब जो पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है उससे। ठीक है, और यह क्या हो सकता है, यह हो सकता है कि जो डेल्टा नॉट है वो कम होगी पेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से, पेयरिंग के बाद ज्यादा एनर्जी होगी। बोलो हाँ है ना। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है। इसको ऊपर नीचे लिख ले तो ज्यादा सही लगता। चलो इसको ऊपर नीचे लिख देता हूं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता विशेष, लेकिन थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि पेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, अब अगर कम एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है, वो बेचारा ऊपर नहीं जा पाएगा। जैसे समझिए ये लाइन है डेल्टा नॉट, अगर आपकी एनर्जी इससे भी कम है तो आप इसको क्रॉस करके ऊपर भरने कैसे जाओगे, समझ रहे हैं ना, तो आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहीं फिल हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जा ही नहीं पा रहे, आपकी एनर्जी कम है। मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, Eg4 और T2G0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, T2G0 कैसे हो गया, हाँ है ना, क्योंकि आपकी जो पेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो उसकी एनर्जी जो थी वो क्या थी, वो डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी से भी क्या थी, कम थी। तो बेचारा वो आया, अब उसकी एनर्जी कम थी तो ऊपर नहीं चल पाया, नीचे गया, नीचे फेल हो गया। ठीक है, यहीं पर अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होती तो वो ऊपर चढ़ जाता, तो Eg में कितना होता, 2, और T2G में भी कितना होता, 2। ठीक है, तो उस समय ये दोनों यहां नहीं होते और कहां होते, यहां हो सकते थे। अब आपने दो सिनेरियो देखे, एक सिनेरियो में ये दोनों, ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है, और ऊपर वाला कैसा था, पूरा खाली था, इसमें दोनों भरे हुए, समझ गए। तो देखो जब पहला वाला सिनेरियो था जिसमें ये कंप्लीट था, उसमें आप बताओ मुझे पहले, अगर ये कंप्लीट है तो कलर लेस होगा या कलर्ड होगा, सोच समझ के बताइए, बताओ भाई। कलरलेस क्यों, कोई और बताए। अगर मैं आपसे, समझ गया ना क्या पूछ रहा हूं, दो कंडीशन थी, एक तो ये वाली कंडीशन थी, एक ऊपर वाली कंडीशन थी। मैंने पूछा है अब बताइए कि कलरलेस और कलर्ड यहां से डिसाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, सिर्फ इतना बताओ। नहीं हो सकता, क्यों सर, क्योंकि वो कलरिंग जब आती है ना, जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाते हैं, तो मतलब नहीं, आप गलत जगह हैं, अभी नहीं, आप अभी गलत सोच रहे हो। थ्योरी ही इसलिए आई थी कि कॉम्प्लेक्स के कलर को डिसाइड कर दे। जैसे थ्योरी का तो स्टार्टिंग मैंने यही समझा कि ये जितनी समस्या आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड की और कलर लेके उनको सबको इसने रिजॉल्व कर दिया था, ऐसा तो कॉन्सेप्ट यही था। तो अब वो सॉल्व तो हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए, एक तो मैं मोटा मोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टेक्निकली 0, क्योंकि स्पिन मैग्नेटिक फील्ड कट जाता है, हाँ है ना। तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि Eg में पेयरिंग आ गई होगी, और ऊपर वाले में देखेंगे तो पेयरिंग नहीं आएगी, हाँ है ना। तो एक ही कॉम्प्लेक्स में मामूली सा चेंज करने से, जैसे हमने इसको एनर्जी का लेवल चेंज कर दिया साइनाइड लिगेंड बदल के या कोई और तरीके से, तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि भैया जी आपका मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, बात बदल गई। अब आप ये बात सिर्फ जिंक को लेकर नहीं बोल सकते,
जब डी ने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो जिंक की कॉन्फिगरेशन करके हम ये नहीं बोलेंगे कि जी मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। अब उसमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी घुस गए हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनों ने क्या चेंज किया है उसके बिहाफ पे बोला जाएगा कि कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा। और उस चीज को हम वो आप वाली लाइन पे पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो 5 का पूरा सेट था और उसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। समझ में आई मेरी बात? और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके लिए कंडीशन लगी हुई है और ये कंडीशन सबको सेटिस्फाइड कर देती है। उम्मीद है बात समझ में आ गई? इतना बात क्लियर है ना? इसको लिख लो बेटा। क्या बोलते हैं उसको, मेहराना है ना, मेहराना बोलते हैं ना उसको, कुछ बोलते हैं जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैंने भी गिनी नहीं है, जब कर लूंगा बता। उसको पैसे और दे तो फिर होगे बेटा। सुनो, रिकॉर्डिंग मॉडल नहीं तो सेविंग में हटाना और पड़ेगा, कलेश कर दिया बिना मतलब बैठे बैठे। सुनिए, तो जैसे इनको अभी कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को लेके, तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, जिससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, फटाफट लिखो। with the help of CFT predict the number of unpaired electron in FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव मतलब हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आइन। ठीक है, ठीक। एंड FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, एंड FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ठीक है ना, 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले, मैं इसको करके दिखाता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा एक बार। देखो ध्यान से सुनो, बात सुनो बेटा। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया गया था FeCN का होल 6 4 नेगेटिव दिया ना, हाँ है ना। तो देखो बच्चे, सबसे पहले इधर लिख लेते हैं FeCN का होल 6 और 4 नेगेटिव। Fe का नंबर कितना होता है उस दिन समझाया था, याद करने का तरीका बोलो। 26 और कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2। ठीक है, अभी जानते हैं, उस दिन समझाया भी था आपको, है ना। अब यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सेकंड 2 निकलेगा, ये तो जानते हो ना। ठीक है, अब इसमें से 2 निकलेगा तो ये दोनों गए, तो कितना बचा बेटा 3d6 बचा, 4s2 के इलेक्ट्रॉन उड़ गए। बोलो क्लियर? इसका मतलब ये है कि d6 फिल करना है, समझ गए ना। जैसे मैंने d4 लिखा था ना, वो ऐसे निकलते हैं, समझ गए। तो d6 हमें फिल करके बताना है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब बना लो जी ये 1 2 3 4। 6 का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल में उल्टा होता है, Eg ऊपर रहता है और Tg या T2g नीचे रहता है। ठीक है, तो ये T2g हो गया, ये Eg हो गया। ठीक है, आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए। अब 6 में 3 तो नीचे भरेंगे ही भरेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बोलो हाँ है ना। अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल का क्या था। अगर एनर्जी लेवल कम होगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। ज़्यादा होगा, भाई पहाड़ पे कौन चढ़ेगा? जिस पे ताकत ज़्यादा होगी। जिस पे कम ताकत होगी वो ऊपर को क्यों जाएगा? निपट जाएगा बेचारा। समझ गए ना। अब हमें ऐसा तो कुछ दिया नहीं था सवाल में, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा लिगेंड के नेचर से। साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाते हैं? पेयरिंग। हाइब्रिडेशन में पढ़ाया था ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाते हैं? पेयरिंग। अब सोचो पेयरिंग करवानी है तो इसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ज्यादा कैसे हो जाएगी? तुम सदमे में आ गए बेटा जब से बेगम गई है तुम्हारी। समझो बात को। अगर डेल्टा नॉट इसकी एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग से, तभी तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। हाँ है ना।
और याद करिए अगर आपने हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक पढ़ रखा है तो मैंने आपको बताया था कि साइनाइड कार्बोनाइल ये ग्रुप कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये हमेशा पेयरिंग करवा देते हैं, बताएगा। और पेयरिंग कब होगी, जब एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, 6 के 6 कहाँ भर गए, यहीं पे भर गए। बोलो ये क्लियर हो गया, इतने में कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना। ठीक है, अब इसी का बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हम Fe का वाटर वाला देख लो, क्या था FeH2O ना, H2O का कितना होल 6 पावर 2 प्लस की। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम केस बनेगा, Fe का नंबर 26 और कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2 का, ठीक है, और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 का, और 2 निकल गए तो कितना बचा बेटा 3d6, सेम है। ठीक है, आप यहां पर 6 देख रहे हो, 6 का मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। तो बेटा ये बना लो, तीन दो पांच, ये डेल्टा नोट हो गया, हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने। अब वाटर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता, वीक फील्ड होता है। और वीक फील्ड कभी पेयरिंग नहीं करवाते, पेयरिंग नहीं करवाते इस वक्त का मतलब क्या है कि जो डेल्टा नोट है वो क्या होगी, कम रही होगी, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा रही होगी। तो देखो 1 2 3 तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब छठवां कहाँ जाएगा, अब ऊपर क्यों, क्या रहेगा, पॉली का रूल, पॉली ने कोई नियम नहीं दिया था, एक पॉली भी तो थे, जानते हो कब पैदा हुए थे, बताया नहीं था। अगर मान लो बताते भी तो तुम थे उस समय, लिख के छोड़ जाते हैं। सुनिए, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि पॉली ने क्या कहा था, भाई पेयरिंग ऊपर थोड़ा स्टार्ट हो जाएगी यार, समझ गए ना। ये हो गया 6, क्या ये बात क्लियर है। अब आप बताओ मुझे कि पैरामैग्नेटिक कौन है और डायमैग्नेटिक कौन है, लगाओ दिमाग, कौन सा पैरा, ये कैसा है, डायमैग्नेटिक हो गया, ये कैसा है, पैरा हो गया। अब देखो दोनों के कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल हैं, दोनों में Fe है, दोनों के Fe का ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 है, देखो ना 2 2 निकल रहा, फिर भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आया। इसका मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि डी ब्लॉक का जो एटम है ना, उसके डिसाइड करने से कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, जो लिगेंड लग रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या है। अब हम डी का कॉन्फ़िगरेशन करके कहें कि ये जी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा वैसा, अरे कहाँ ऐसा वैसा, उससे हो ही क्या रहा है, Fe दोनों बराबर लिए थे, D6 के, उससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बात समझ में आ गई ना, ये CFT क्लियर करता है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अभी क्लियर ना। अब इसको लिखो, एक और बात समझानी है, वो क्या, देखिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जैसे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, समझ गए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि ये पेयरिंग करवा लेता है। तो सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कहलाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब चूंकि इसमें पेयरिंग नहीं हुई है तो ये घूम रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब बोलो इतने में कोई समस्या, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बताइए क्या मतलब, लो स्पिन मतलब, स्पिन माने जानते हो, स्पिन मैग्नेटिक फील्ड अपने एक्सिस पे घूमना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका स्पिन कितना तेज होगा, लगभग कट जाएगा। तो इसके स्पिन को समझ गए ना, तो ये इसको इसीलिए बोल दिया गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा, समझ गए ना। हम तुम्हें एक बार ऐसे सीधा घुमाए, एक बार उल्टा घुमाए, अब कहेंगे बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, आप वहीं पे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और इसमें सब घूम रहे हैं अकेले अकेले, मैग्नेटिक फील्ड बनता जा रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। वैसे सीधा सीधा इससे कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन समझने के लिए ये बात हम ध्यान रख सकते हैं। याद क्या रखना है, सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। सवाल लगाते समय कुछ सवालों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे लिखा होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर तुम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये रिलेट नहीं कर पाते कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहा है तो तुम धोखा खा जाओगे, समझ गए ना मेरी बात को। तो ये भी अभी कुछ सवालों में आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अब इतने में कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात कलर की और कर लेते हैं, ठीक है। कलर की एक और बात क्या है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, ये क्लियर हो गया, इसको हटा दूं, ठीक है, इसी में एक एग्जांपल लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के उद्देश्य से लिख रहा हूं मैं एग्जांपल। मान लीजिए इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन दिया गया,
तो वो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है यहीं आएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये कलर्ड होगा या नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसका तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? डाया होगा या पैरा होगा? सब लोग बोलो, पैरा होगा। डाया तो नहीं होगा ना, अकेले ही है, डाया कहाँ से होंगे, है ना? तो भैया जी बताओ अब इसका कलर्ड का क्या होगा, कलर का सिस्टम क्या बनेगा? कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? क्यों होगा? अनपेयर्ड हैं। अच्छा, इसलिए सोच रहे हो? देखिए इसमें भी कुछ नियम है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जा सकता है और यहाँ से वापस भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ है ना, इसलिए ये कलर्ड होगा। आपको यहाँ स्टेटमेंट बोलना चाहिए ऐसा, ठीक है? खाली अनपेयर्ड का मतलब नहीं है। आप कहोगे कि जब इसको हम एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी लेके इस स्टेट से यहाँ जा सकता है। समझ में आया? और इसलिए इसका कलर्ड होना तय है। समझ गए? अब तुम सोचो कि अगर मैं नीचे के पूरे भर दूं और ऊपर में भी एक एक भराऊं या दो दो भर दूं, ठीक है, या कुछ ऐसा ही नियर अबाउट कर दूं जिसमें कुछ कुछ फिलिंग हो जाए और ऐसी कंडीशन खड़ी हो जाए कि नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप ना कर पाए, तब क्या होगा? तब जाके वो कलरलेस होगा। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? तो कलरलेस तभी होगा जब नीचे जो भी सेट हो, T2G हो या EG हो, वो ऊपर वाले सेट में जंप ना कर पाए, क्योंकि ये गैप की एनर्जी ही उसे मिलने पर वो जंप करके जाता है और फिर वापस लौट के आता है। रेडिएशन मतलब कलर रेडिएट करता है, वेवलेंथ छोड़ेगा और कलर दिखाई देगा। बोलो क्लियर? अच्छा, इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, पक्का क्लियर है ना? ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश लगभग। इसका कुछ क्वेश्चन और अभी देख लेता हूँ, एक आधा करवा देता हूँ। एक और छोटी सी बात मेरे दिमाग में अभी आई है कि मुझे ये बताओ कि कलर की थ्योरी हमें क्या समझाती है? कलर की थ्योरी याद है ना? हाँ है ना? बताइए। अगर मुझे ये सपोज क्या देखूं, यहाँ तो कुछ है भी नहीं यार, चलो ठीक है, ये मुझे रेड दिख रहा है, हाँ है ना? ठीक है, ये मुझे चीज़ रेड दिख रही है, ठीक है? जिनको नहीं दिख रही वो भी देख लेंगे, ये रेड है, कोई भी चीज़ रेड आर्टिकल है। गुलाब का फूल तो देखा है सबने, कैसे रंग का होता है? लाल होते हैं और भी रंग के हैं, लाल देख लिया। वो मैं रेड कलर का क्यों दिख रहा है? एक बच्चा बोले तो मैं जरूर सुन पाऊंगा, बताए। जो लाइट होती है जब वो उस पे जाती है तो जो रेड वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब हो जाती है, बाद सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है बाकी, इससे हमें वो रेड दिखता है। अच्छा, रेड इसके पास रह गई है, बाकी सारी लौट आई हैं। तो जब बाकी सारी लौट आई हैं तो हमारी आंखों में तो बाकी सारी आई होंगी ना, तो फिर हमें रेड दिखनी चाहिए, बाकी कलर मिक्स दिखने चाहिए था। सोच लो पहले क्या करना है। इन्होंने जो बोला मैं तो उसके बारे में बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला रेड उसने एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी छोड़ दिए हमारी आंखों के लिए। तो बताएं, मतलब कुछ और बताएं, बताओ। और सारी एब्जॉर्ब कर ली है, रेड को बाकी सब एब्जॉर्ब कर लिए, रेड छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, तो तुम लोग एक दूसरे को अपोजिट बोल रहे हो, यही है ना? अच्छा, कोई और कुछ बताएगा? ये लोग एक दूसरे को अपोजिट बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि रेड एब्जॉर्ब कर लिए, कोई चीज़ रेड दिख रही है इसका मतलब रेड एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी छोड़ दिए। और ये बोल रहे हैं कि बाकी एब्जॉर्ब कर लिए, रेड छोड़ दिए। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट हो गए, है ना? कोई और कुछ ट्राई करेगा? कुछ तो कहो, नहीं बोलो। ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड निकल रहा है। अच्छा, बीच में येलो भी दिखा दे तो फिर तुम रेड लाइट बना दो उसको, तो बीच में ही लगा देंगे, है ना? इनका जो गुलाब का फूल है हरी लाइट ले लेता है, लाल छोड़ देता है, कभी कभी बीच में हल्का सा पीला मार देता है, डिपर टाइप का, ठीक है? और ज़्यादातर आपको रेड लाइट पे देखने को मिल जाता है। कहाँ से निकले थे? चलो भाई शांत रहो। अब वो कोई रेड लाइट ऐसी स्पेशल थी क्या? हा? बताओ, बोलो, बताए भाई, कौन बता रहा? नहीं, खत्म मामला। चलो इसको सीखते हैं।